हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइक्रोबायोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? होपफुली आप सभी अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अच्छी तरीके से सारे चैप्टर को पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th फिजिक्स वाले दोस्तों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्लास 10th और क्लास 11th का बेस है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है। सो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम ऑब्वियसली पार्ट्स में ही कवर करेंगे। सो चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो एज यूजुअल हमारे आज कितने गोल रहेंगे, तो इन्हें हमें अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, ओके। तो चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटी क्या होता है। इस ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे, जिसकी हेल्प से थोड़ा इजी हो जाए। देखिएगा, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट फेल्स टुवर्ड because the earth exerts a force of attraction on stone and pulls downward. This is called as gravity. देखिएगा, सपोज कीजिए आपके पास एक स्टोन है और आप किसी h हाइट पर खड़े हो। तो जब किसी आप h हाइट पर खड़े हो तो देखिएगा, ये आपकी h हाइट है, यहाँ पर आप अच्छे खासे खड़े हो। ठीक है, आपके हाथ में ये स्टोन है। तो जैसे ही आपने इसको नीचे फेंका, ठीक है, तो जब आप उसको नीचे फेंकोगे तो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये ग्राउंड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ एक फोर्स लगा रही है इस स्टोन पर, जिसकी हेल्प से ये नीचे आ रहा है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, अगर आपसे कोई एक्चुअली में डिफाइन पूछ ले कि व्हाट इज ग्रेविटी, तो ये तो एक एग्जांपल था, लेकिन हमें तो एक्चुअली डिफाइन बतानी, तो वो क्या होगी? देखिएगा, द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट पुल्स टुवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, यहाँ पे जिस फोर्स से वो जो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और इससे एक एग्जांपल देख लेते हैं ग्रेविटी का। जैसे जब बारिश होती है तो जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो अर्थ पे आते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर, यानी उस रेन के पार्टिकल पे फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, चालू करते हैं आगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर में आपके पेपर में देखा गया है बहुत बार। ठीक है, तो देखिएगा, एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस ऑफ देयर ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस। ठीक है, यानी अब देखिएगा, सपोज कीजिए 2 बॉडी हैं, एक बॉडी आपकी ये है और एक बॉडी ये है। ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस r है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी, और वो फोर्स कौन सी होगी बताइए? ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। यस, एक दूसरे पर लगा रही है ना वो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों मास के प्रोडक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के कितने डायरेक्ट वो प्रोपोर्शनल होगी इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, ओके, क्लियर? ओके, देखिएगा आगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। F डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो जब हम इसको कंबाइन कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ऐसी कंडीशन में एक कांस्टेंट आ जाएगा। कौन सा कांस्टेंट आ जाएगा? वो आएगा F इज इक्वल्स टू g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। g है यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है यहाँ पर? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम डिस्टेंस को ट्वाइस कर देते हैं, देखिएगा ये जो मैं बोलने आ रहा हूँ ये आपके उसमें आते हैं क्वेश्चंस में, 2 या 3 नंबर में आते हैं, थोड़े वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो मैं बोलने आ रहा हूँ आपसे। अगर हम ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, ठीक है, ओके, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, अगर हम इसको ट्वाइस कर देते हैं। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को आधा कर देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को अगर हम आधा कर देते हैं तो जो ग्रेविटेशनल ये है फोर्स वो कितनी हो जाएगी? बताइए 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 जी, बिल्कुल 4 हो जाएगी। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसमें जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया है उसकी यूनिट देखते हैं कि होगी क्या, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखिएगा F इज इक्वल्स टू जी इंटू एम वन इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो G इज इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब अपने को पता है कि फोर्स का वो क्या होती है, ऐसा यूनिट न्यूटन होती है और डिस्टेंस की मीटर होती है, लेकिन मीटर यहाँ पे स्क्वायर में है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा इसी कंडीशन में, देखिए एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से आ जाएगा न्यूटन फोर्स का, मीटर स्क्वायर डिस्टेंस का, केजी स्क्वायर किस तरीके से मासेस का, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, क्या क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। देखिएगा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्चुअली में 6.6 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू ध्यान रखना हमेशा भाई, न्यूमेरिकल्स में आ जाती, न्यूमेरिकल्स में नहीं आती, न्यूमेरिकल्स में आती है, दैट मीन्स क्वेश्चंस में यूज़ होती है ये, ठीक है, ध्यान रखना है इसको हमेशा। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं कि ये यूनिट आई किस तरीके से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना दोस्तों हमारे, ठीक है। अब देखिए, अब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालेंगे स्मॉल ऑब्जेक्ट और बिग साइज ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, ओके। सपोज कीजिए दो बॉल हैं हमारे पास, ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास दो बॉल हैं, देखिए एक बॉल ये रही और एक बॉल ये रही, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों बॉल का जो मास है वो है 1 kg, ठीक है, एक का 1 kg और दूसरे का भी 1 kg, ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस पे वो रखी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी एक फोर्स के साथ, ठीक है। तो उस फोर्स का जो वो होगा फॉर्मूला वो होगा F इज इक्वल्स टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। पता है ये किस तरीके से आ गया, ठीक है। अब हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, M1 मुझे पता है, M2 पता है और डिस्टेंस भी पता है। तो ऐसी कंडीशन में फोर्स क्या होगी दोस्त, ऐसी कंडीशन में तो देखिएगा फोर्स, तो G इज इक्वल्स टू लिखना है भाई अच्छी तरीके से 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। भाई जब कभी भी आप किसी की भी वैल्यू लिखते हो ना तो उसकी ऐसा ही यूनिट जरूर लगाना, वरना वहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा आपको दिक्कत आएगी आगे। M2 इज इक्वल्स टू 1 kg और R है यहाँ पर 1 मीटर, ठीक है, ओके। तो देखिएगा जब हम वैल्यू लगा देंगे तो F इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 1 इंटू 1 अपॉन 1, दैट मीन्स फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जब कभी भी एक बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट एक छोटे साइज का ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसी कंडीशन में जो फोर्स होगी वो होगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन, ठीक है, ओके। अब हम इसके ऊपर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए अच्छा सा। देखिएगा, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ड्यू टू अर्थ ऑन बॉल ऑफ 1 kg लाइंग ऑन द ग्राउंड। यानी सपोज कीजिए एक बॉल रखी हुई है ग्राउंड पर, तो ऐसी कंडीशन में उसका कितना फोर्स लगा हुआ है, कितना फोर्स लगा रहा, कितनी फोर्स लगा रही है अर्थ उस बॉल पर, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों हमारे हमें पता है F इज इक्वल्स टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ओके। और मास भी पता है मुझे इसका कितना, ध्यान रखना 6.10 की पावर 24 किलोग्राम और M2 मुझे पता है 1 किलोग्राम। देखो भाई मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून आपको याद होने चाहिए क्योंकि पेपर में आपसे गिवन नहीं होंगे, पेपर में आपको, ठीक है, याद होने चाहिए आपको, ठीक है, ओके। तो देखिएगा माइंड में क्वेश्चन आया कि हमारे पास डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो देखो जो डिस्टेंस होगा अर्थ और बॉल के बीच में वो इक्वल होगा रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है, ओके। तो रेडियस ऑफ अर्थ मुझे पता नहीं फिर भाई, तो रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर। किलोमीटर की बात चल रही है यहाँ पे, हमें मीटर में लेनी है चीज़, ध्यान रखना।
तो 6.4 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 मीटर, यानी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये होगी रेडियस। तो फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट अच्छी तरीके से। तो F इज इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10⁻11, 6 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में 9.8 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्या क्लियर है यहाँ तक? ओके, ठीक है, ओके। तो इसकी तरह से हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्लियर हो गया, आशा करता हूँ। अगर आपको तब भी कोई डाउट है ना, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए 24 घंटे खुला हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई। हम आ चुके हैं अपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल पर, जो कि 3 या 5 नंबर में आपके एनुअल में देखने को मिलता रहता है बहुत बार। तो है ये द इनवर्स स्क्वायर रूल। ध्यान से देखिएगा भाई इसे। पहले हम समझ लेते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल है क्या। इनवर्स स्क्वायर रूल यानी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो हमें ये साबित करना है कि हुई कैसे, मेरे पास से आया कैसे, कि न्यूटन ने सोचा कैसे कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली क्यों नहीं है। तो उसी को हमें समझना है प्लेनेट के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिएगा, सपोज कीजिए हमारे पास कोई प्लेनेट है एक, जिसका मास m है। ठीक है, और वो एक वेलोसिटी से घूम रहा है अराउंड द सन। ठीक है, किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी वो कोई सी सही। ठीक है, तो और उसकी जो रेडियस है, सर्कुलर ऑर्बिट की जो रेडियस है वो है r। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। होपफुली आपको पता होगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, हमने पढ़ा था मोशन वाले चैप्टर में अच्छी तरीके से। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ देख लो। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी ऐसी कंडीशन में ऑर्बिटिंग प्लैनेट पे। तो वो क्या होगी? वो होगी F इज इक्वल्स टू mv²/r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है, अब देखिएगा जो प्लैनेट का जो मास है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v²/r² के, सॉरी r के स्क्वायर के, नहीं r के। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि ये जो प्लैनेट है वो टी टाइम करेगा। मान लीजिए जो प्लैनेट है वो एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए टी टाइम लेता है। ठीक है, रेवोल्यूशन यानी एक सर्कमफ्रेंस, उसके पूरे गोलाकार करने के लिए वो टी टाइम लेता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड mv²/r, और ये m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v²/r के। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में v इज इक्वल टू 2π/t हो जाएगा, 2πr/t। कैसे 2πr? तो उसका सर्कमफ्रेंस यानी एक रेवोल्यूशन और एक टाइम में 1 सेकंड में कर रहा है सपोज कीजिए, तो उसका हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, वेलोसिटी। ओके, तो आगे देखते हैं भाई, लिखते रहिएगा, कंफ्यूज नहीं होना यार आपको। यहाँ पे सबसे पहले अपने को हमने एक प्लेनेट करा जिसका मास m है, वो एक वेलोसिटी के साथ घूम रहा है अराउंड द सन, और उस सर्कुलर ऑर्बिट के जो रेडियस है वो r है। और ऐसी कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, वो होगी F इज इक्वल्स टू mv²/r के। और हमें पता है कि जो मास होगा प्लेनेट का वो कांस्टेंट होता है, तो जिसकी हेल्प से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी v²/r के। फिर हमें वेलोसिटी भी मिल गई कि अगर वो टी टाइम लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो v इज इक्वल्स टू 2πr/t होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे ये पता है कि 2π भी एक कांस्टेंट है, तो गड़बड़ फिर हो गई। तो लिखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r/t के। ठीक है, अब हम इसमें स्क्वायर कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो देखिएगा v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r²/t² के। ठीक है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं v² मतलब इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं बाई r से। ठीक है, फिर इसी कंडीशन में r³/t² 1/r। ठीक है, ओके। अब एक लॉ होता है कैप्लियर्स लॉ, वो हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो r³/t² होता है वो होता है कांस्टेंट। तो ऐसी कंडीशन में v²/r रह गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r के। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी दोस्त क्या होगा बताइए। तो ऐसी कंडीशन में जब वो हो गया तो हम वैल्यू लगा देंगे फर्स्ट इक्वेशन जो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स वाली मानी थी। तो 1/r इंटू r, दैट मीन्स F इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r²। ठीक है, यानी हमने ओवरऑल बात एक प्लैनेट को एज्यूम करके मानी कि एक प्लैनेट मास m है, ऐसी कंडीशन में उसका
किस तरीके से फोर्स लगेगी, ठीक है। ओके, चलिए, होपफुली सही में आ गया होगा भाई। अगर सही में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आ गया सही में आया है, और नहीं आया तो भी बता दीजिएगा नहीं आया, मैं कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में समझा दूंगा इसे दोबारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। देखो भाई, हमने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या पढ़ा था कि एवरी बॉडी exert equal and opposite force on another body in equal and opposite direction, ठीक है। मतलब हर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। यानी F इज इक्वल्स टू माइनस एफ, ठीक है। लेकिन हम इसको ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि ग्रेविटेशन में एक्चुअली में कहा क्या गया है। देखो, इसमें ये कहा गया है कि when earth exert a force on an object, then that object also exert an equal and opposite force on earth। यानी अर्थ किसी, सपोज कीजिए अर्थ के ऊपर एक बॉल रखी हुई है, तो अर्थ उस पर एक फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो वो जो बॉल है वो भी उस अर्थ पर एक फोर्स लगाएगी, चाहे वो बहुत नेग्लिजिबल हो, यानी बहुत बहुत छोटा हो, लेकिन लगाएगी तो सही। तो बस इसमें यही कहा गया है, ठीक है। ओके, तो देखिएगा, अपने को पता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सक्लेरेशन, ठीक है। तो एक्सक्लेरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, हम सपोज करते हैं कि जो मास होगा बॉल का वो बहुत स्मॉल है, ठीक है। मास जो होगा बहुत स्मॉल है बॉल का, तो ऐसी कंडीशन में एक्सक्लेरेशन तो बहुत होगा उसका, कॉमन सी बात है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना था, होपफुली आप समझ चुके होंगे, ठीक है। कि बस ओवरऑल बात यह है कि अर्थ पहले ऑब्जेक्ट पे लगाई तो दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ पे लगाएगा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, बस इतनी सी बात ध्यान रखना आप, और कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। आगे देखते हैं अपना फ्री फॉल। अब फ्री फॉल तो भाई आप मोस्टली करते ही होगे, प्रैक्टिकली भी करा होगा आपने, आपको पता नहीं लेकिन अभी तक होता क्या है एक्चुअली। देखो, द फेलिंग ऑफ बॉडी फ्रॉम हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। यानी कोई बॉडी आसमान से उड़ती आ रही, उड़ती यानी आसमान से छोड़ दी गई, ठीक है, और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के उस पर आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर आ रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो बॉडी कही जाएगी फ्री फॉल में, ठीक है। यानी कोई भी बॉडी आराम से नीचे गिर रही है तो वो कहेंगे फ्री फॉल है, ठीक है, विदाउट टेंशन। जैसे सपोज करो एक सपोज करो जैसे आप प्लेन में हो, प्लेन में से कभी आप कूद जाओ, आपके पास पैराशूट है, तो जब आप कूद रहे हो तो फ्री फॉल हुआ, क्यों? क्योंकि आप आराम से गिर रहे हो एक हाइट से अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यानी आपको फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अर्थ आप पे, आराम से आपको खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप फ्री फॉल में हो, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसे। द यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन, देखिएगा एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कह रहा है, द यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन प्रोड्यूस इन फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ नोन एज एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो देखो, जिस एक्सक्लेरेशन से वो जो बॉडी है वो आ रही है अर्थ के पास, अर्थ के टुवर्ड्स में, जिस एक्सक्लेरेशन से, उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो, इसमें दो कहानी आती हैं। जब कभी भी बॉडी छोड़ी जाए आसमान से, ठीक है, फ्रीली छोड़ी जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब कभी भी कोई भी बॉडी हवा में उछाली जाए तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो होगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बता देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई, अब हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कि एक्चुअली में हुआ किस तरीके से। देखो, अपने को पता है कि F इज इक्वल्स टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर के। तो अपने को पता है फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सक्लेरेशन, और एक्सक्लेरेशन यहाँ से आ जाएगा F अपॉन m, ठीक है। तो जब हम इसमें वैल्यू लगा देंगे फोर्स की, ठीक है, ओके, तो देखिएगा ये आ जाएगा
ए इज इक्वल्स टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम टू। तो जब ये कट जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में आएगा ए इज इक्वल्स टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, ए इज इक्वल्स टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? क्या क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पर हम ए को बोलेंगे, एक्चुअली में यहाँ पर बोलेंगे हम ए को जी, ग्रेविटी की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो देखिएगा हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि वैल्यू किस तरीके से आएगी अर्थ पर। तो देखिएगा हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखो यहाँ पर हम 6.67 को 6.7 नहीं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ अर्थ अपने को पता है 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, और रेडियस है अपनी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 किलोग्राम, सॉरी मीटर। ठीक है, ओके। तो जो हम इसकी वैल्यू लगा देंगे ऊपर वाले फॉर्मूले, यानी क्या, कौन से वाले फॉर्मूले में, g इज इक्वल्स टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो लगाते ही g इज इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10 की पावर -11, 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। तो g की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये जो वैल्यू है ना, ये अर्थ के लिए है, ये अर्थ के लिए है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ओके। और ये वैल्यू आपके न्यूमेरिकल्स में पूछने, मतलब न्यूमेरिकल्स में यूज़ की जाती है। और ध्यान रखना, मोस्टली न्यूमेरिकल में अगर आपको ग्रेविटी की वैल्यू नहीं दे रखी है ना, तो समझ लो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और अगर g इज इक्वल टू 10, 12 दे रखी है तो फिर तो लगानी वही है, वरना मोस्टली केसेस में 9.8 ही देखी जाती है। ओवरऑल बात ये है। ठीक है, कभी एक वो कर लेते हैं न्यूमेरिकल, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो आगे। तो देखिएगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून। अभी तो हमने निकाली थी किस पर, अभी हमने निकाली थी अर्थ पर, और हमें निकाली है मून पर। तो देखो भाई, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा कहीं ना, मतलब हर जगह सेम रहेगा, ये वाली बात ध्यान रखना। मास ऑफ मून पता होना चाहिए इसके लिए हमें अलग, और रेडियस ऑफ मून, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि यार ये याद होनी चाहिए आपको। तो g इज इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और मास दे रखा है, मतलब मास हमारा है मून का, ध्यान रखना 7.4 इंटू 10 की पावर 22 किलोग्राम, और रेडियस है इसकी कितनी, 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, क्लियर? क्या क्लियर है भाई? देखना, हमेशा ध्यान रखना, रेडियस को आपको हमेशा मीटर में लेना है, ध्यान रखना इतनी सी बात। ठीक है, ओके। तो हम वैल्यू में लगा देते हैं फटाफट। तो g इज इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन 7.4 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन 1.74 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में g इज इक्वल्स टू 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? क्या क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इससे हमें क्या पता चलता है भाई, हमें इससे ये पता चलता है कि जो वैल्यू है एक्सक्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मून पर, वो केवल और केवल 1/6 है। कितनी है? केवल और केवल 1/6 है ऑन द अर्थ। ठीक है, ओके, क्लियर? बस इतनी सी बात चलती है। ओके, तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी पहले चैप्टर में, कौन कौन सी थी देख लो। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो वो आगे चल के चेंज हो जाएंगी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। तो देखिएगा वो चेंज हो जाएंगी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, जी टी यहाँ पर क्या है, एक्सक्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। h यहाँ पर क्या है, हाइट है, जिस हाइट से वो गिर रही है, और इसी तरीके से t हो जाएगा, और ये वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। एक्सलेरेशन की जगह ग्रेविटी और s की जगह h, हाइट। ठीक है, क्लियर? अब इसमें 4 चीज़ ध्यान रखना हमेशा। जब कभी भी बॉडी वर्टिकली गिर रही है नीचे की तरफ, तो ऐसी कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा इंक्रीज होगी, उसकी स्पीड हमेशा तेज होगी। अब देखिएगा, जब कभी भी बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी गई, तो ऐसी कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। गलती से यहाँ पे इंक्रीज लिख दिया गया है, यहाँ पे डिक्रीज होएगा।
ठीक है। तो उसमें वेलोसिटी आएगी नेगेटिव में, ठीक है, अगर हमें ऊपर नेगेटिव दिखानी है, ठीक है। और अगर बॉडी फेंकी गई है नीचे की तरफ तो ऐसी कंडीशन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो शून्य होगी, ओके। और अगर बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी गई है तो ऐसी कंडीशन जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0, ठीक है। क्या क्लियर है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लें, न्यूमेरिकल की तो हम बैठे हैं फिजिक्स में, चलो आओ, चलो बढ़िया से। एक पहला न्यूमेरिकल, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ध्यान सुनना, क्वेश्चन को समझना और तब कहना। जब बॉडी ऊपर फेंकी गई तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में जब वो फेंकी गई ऊपर तो वो एक हाइट पर पहुंची 19.6 मीटर हाइट पे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे इनिशियल वेलोसिटी बतानी है और टाइम टेकन बताना है कि कितने टाइम पे वो उस हाइट पर पहुंची। देखो भाई अपने पास क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 है ही, और एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू माइनस में क्यों है? क्योंकि हवा में फेंकी गई है भाई वो बॉल, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या निकालना है, यू निकालना है। तो कौन सी वैल्यू लगाऊं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, बताओ, बिल्कुल लगाओ दिमाग लगाओ, बिल्कुल सही सोचा आपने। v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2gh, ये इजी रहेगा। तो हमारे पास क्या है, v 0 है, u² मुझे पता ही नहीं है, 2 माइनस 9.8 इंटू 19.6, तो जब हम इसको कर देंगे तो 0 इज इक्वल टू u² माइनस 19.6 इंटू 19.6, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आ जाएगा u² इज इक्वल टू 19.6 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इसको कर देंगे काट देंगे तो आ जाएगा ये न्यूटन, u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है ना? चलो ये तो एक पहली बात आ गई, लेकिन अपने को तो दूसरी बात भी चाहिए। अब वो क्या है भाई, अपने पास चाहिए अभी इनिशियल वेलोसिटी, अभी तो टाइम भी बताना है मुझे। तो भाई फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 19.6 मीटर पर सेकेंड है, और ग्रेविटी तब भी माइनस में ही रहेगी क्योंकि वो ऊपर गया है, अभी तक नीचे थोड़ी नहीं आया वो, ठीक है। तो टाइम मुझे फाइंड करना है। देखो भाई फॉर्मूला याद है ये वाला, ये सर याद है तो लगा दो, दिक्कत क्या है। v क्या है यहाँ पर 0, ये है 19.6, ये है -9.8, और t क्या है पता नहीं, तो लगाओ वैल्यू। तो -9.8 t इज इक्वल टू 19.6, और इसको जो हम कर देंगे तो यानी 2 सेकंड में भाई वो इतनी ऊपर पहुँच रही, देखो कितनी स्पीड से फेंकी गई है, नहीं समझ रहे हो। तो भाई ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, टाइम भी आ गया और वेलोसिटी भी आ गई। कितनी आई है वेलोसिटी, u इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, u इज इक्वल्स टू 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको लास्ट में लिखना है अच्छी तरीके से कि हैंस द वेलोसिटी इज़ इतनी एंड टाइम इज़ इतना। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 से 2 नंबर में देखा गया है बहुत बार, ये सेम क्वेश्चन ध्यान रखना, 3 से 2 क्वेश्चन 2 नंबर में, ठीक है, सेम क्वेश्चन। देखिएगा आगे, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा ये, इसको ध्यान से देख लो और फिर ये पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो, एक क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 20 मीटर, एक बॉल फेंकी गई है ऊपर से जिसकी हाइट है, यानी ये है हाइट 20 मीटर, ठीक है। यहाँ से बॉल फेंक दी मैंने, ये रही बॉल। तो ऐसी कंडीशन में उस बॉल की हाइट बताओ, स्पीड बताओ, ठीक है। अब स्पीड बता दो, बता देंगे। फिर उसके बाद उस पर ये बताओ कि कितने टाइम पे वो उस पर आ जाएगी। हाँ, कैलकुलेट द टाइम टू टेक टू फॉल थ्रू दिस हाइट, कितने टाइम में वो नीचे पहुंचेगी, ठीक है। तो मेरे पास भाई क्या क्या है, इनिशियल 0 फेंकी गई ऊपर से, फाइनल मुझे पता नहीं है, और ग्रेविटी यहाँ पर मुझे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखना गिवन हो तो ही करनी है ये। फिर अपने को पता है हाइट 20 मीटर है भाई, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा लगाना है, वही वाला लगा दें, पहला वाला, कौन सा, थर्ड वाला, यानी v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2gh, ठीक है। तो v² इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20, ठीक है, और v² इज इक्वल्स टू 400, और जब हम इसको कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इतनी स्पीड से वो आ रही है नीचे की तरफ, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब मुझे टाइम बताना है कि कितने टाइम पे वो ज़मीन को छू लेगी,
तो इनिशियल 0, फाइनल 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम बताना है, ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी लगा दें, लगा दो। ये जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, आपको लिखना है फ्रॉम फर्स्ट मोशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फ्री फैलिंग बॉडी, बाकायदा लिखना है आपको, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इंटू टी, दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 20/10, दैट मीन्स टाइम इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड। पहले में भी टाइम 2 सेकेंड आया था और इसमें भी, और u इज इक्वल्स टू है इसमें 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, क्लियर, ठीक है, होपफुली ये सेम आया होगा आपको, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ क्लास 9 फिजिक्स। होपफुली आपको ये पहला पार्ट सेम आया होगा, ठीक है। सो सेम आया हो तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर दिस टाइप्स ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस। मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में बहुत जल्दी फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए बी से बी हैप्पी, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय टू ऑल, ठीक है। तो मिलता हूँ बहुत जल्दी।